इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले लगभग 60 घंटे से पाकिस्तान के अंदर रिपीटेडली तुर्की और चाइना की तरफ से ऐसी फ्लाइट्स की आवाजाही लग रखी है जिनके तहत पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मिलिट्री आर्मामेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस आर्मामेंट में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ड्रोन्स और खास करके दूसरे एमुनिशन और आर्म्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चाइना को समझना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आफ्टर ऑल चाइना पाकिस्तान को समर्थन क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना जिस प्रकार से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली और स्ट्रेटेजिकली हेल्प करता है, ये बात तो आज सबको स्पष्ट है ही कि वो पाकिस्तान को एक ऐसी टेरिटरी मानता है जिसके तहत वो अपने वेपन्स की टेस्टिंग जो उसने नॉर्थ कोरिया के तहत की है वही पाकिस्तान के तहत करके विश्व में मिलिट्री मार्केट्स को वो केटर करना चाहता है। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ चाइना इसलिए भी एंगेज करता है क्योंकि उसको भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो तुर्की का रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और समझने की आवश्यकता है। तुर्की इस मोमेंट पर पाकिस्तान के साथ इसलिए एंगेज कर रहा है क्योंकि तुर्की का खुद का एक एम्बिशन है कि वो विश्व में जितनी भी मुस्लिम देशों की शक्तियां हैं उनमें से सबसे शक्तिशाली शक्ति दोबारा से बनकर इमर्ज करना चाहता है। वो इसलिए है क्योंकि तुर्की ऐतिहासिक तौर पर ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। ओटोमन एम्पायर जब विश्व में होता था एक टाइम पर, मिडीवल टाइम्स में, तब उस समय वो सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी। ओटोमन एम्पायर का जब ओवरऑल कोलैप्स हुआ, कोलैप्स के बाद जब ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद से पूरी की पूरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल ईस्ट की जो है वो शिफ्ट करके तुर्की से हटकर सऊदी अरेबिया की ओर आ गई। अमेरिका ने जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को और बाकी गल्फ के देशों को जीसीसी के नाम पर, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नाम पर जो है एकजुट किया, उससे मिडिल ईस्ट में तुर्की के सामने एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर तैयार हो गया जिसको हम जीसीसी सऊदी अरेबिया लेड आज की डेट में देखते हैं। इस मोमेंट पर एक चीज स्पष्ट है कि तुर्की के अंदर अपना ऐतिहासिक तौर पर ओटोमन एम्पायर का रिवाइवल, जिसको हम नियो ओटोमोनिज्म कहते हैं, वो आज की डेट में पहली बात तो हो रहा है। अब सवाल ये है कि ठीक है, तुर्की अगर अपने उस पुराने ओटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहती है, उसमें कोई इशू नहीं, पर उसमें फिर पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का रोल है क्योंकि पाकिस्तान इस मोमेंट पर पूरे विश्व में जाके कहता है कि कश्मीर एक अनफिनिश्ड बिजनेस है पार्टीशन का। पाकिस्तान के द्वारा अगर आप उसके इतिहास को और उसके वहाँ पर लिखी गई किताबों को, जो पाकिस्तान के राइटर्स और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स लिखते हैं, तो अगर आप उन किताबों को एनालाइज करते हो तो वो कश्मीर को एक सेटल्ड इशू मानते ही नहीं। उनके हिसाब से कश्मीर एक अनफिनिश्ड पार्टीशन का बिजनेस है जो कि 1947 से अधूरा है। इस रीज़न से आप देखिए कि पाकिस्तान जो है कश्मीर में जो गतिविधियाँ आज तक करता है, इस फिलोसफिकल प्रीमाइस के बेसिस पे वो अपनी गतिविधियों को एक्सप्लेन करता है। ये जो प्रीमाइस पाकिस्तान का है, ये आज की डेट में तुर्की को बड़ा अपीलिंग लगता है क्योंकि तुर्की को ये लगता है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान जैसा एक मुस्लिम देश है, जो मुस्लिम देश एक कश्मीर के मसले पे एक स्ट्रगल को आइडेंटिफाई करके बैठा है, तो मेरा इस स्ट्रगल से जुड़ना आवश्यक है। क्योंकि तुर्की को ये लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ इन मुस्लिम देशों में से एक मुस्लिम देश पाकिस्तान का कश्मीर के स्ट्रगल के साथ यदि मैं जुड़ूंगा, तो ये स्ट्रगल से जुड़ने से पूरे बाकी मुस्लिम देशों में एक मैसेज जाएगा कि यदि आपके अंदर भी किसी प्रकार का कोई इस तरीके का कोई स्ट्रगल जियोपॉलिटिकल लेवल पर है, तो वहाँ पर आप देखिए कि सऊदी अरेबिया इस मोमेंट पर मदद करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम खड़े हैं। यहाँ पर ये जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन लेके पहली बात तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है कि मैं आपके वो कश्मीर एज एन अनफिनिश्ड बिजनेस पार्टीशन जो है उसको यहाँ पर हेल्प करने में मदद करूँगा, उससे बेसिकली वो एक सिंपैथी जनरेट करना चाहता है। अब अगर आप ये पॉइंट को समझे तब आप समझेंगे कि क्यों तुर्की आज की डेट में गाज़ा पट्टी में भी जो है वहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप के अंदर खास करके जो हमास जैसा संगठन है, हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया, उसका समर्थन करने तक को तैयार था। क्योंकि तुर्की को यही लगता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर इस मोमेंट पर स्ट्रगल्स चल रहे हैं, अगर उन स्ट्रगल्स के साथ मैं जुड़ता हूँ तो मेरे साथ एक सहानुभूति, एक सिंपैथी की वेव क्रिएट होगी कि सऊदी अरेबिया सिर्फ अपने पैसों, अपने व्यापार, अपना तेल, इन सब चीज़ों में व्यस्त है और उसको मुस्लिम आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल्स के साथ कोई लेना देना नहीं। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ तुर्की पहली बात तो पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है। अब देखिए कि तुर्की क्या कर रहा है कि वो बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान को ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है। अब ये दूसरा विषय है समझने का कि ड्रोन्स क्यों, क्योंकि तुर्की को और पाकिस्तान को एक चीज़ पता है, भारत के पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, भारत के पास बहुत सारा एक मिसाइल आर्किटेक्चर है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था उसके तहत भी भारत ने एक पूरा मिसाइल आर्किटेक्चर तैयार किया हुआ है।
आज की डेट में क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ एक लो कॉस्ट एसिमेट्रिक वॉर लड़ता आया है, जिसमें उसने इनिशियल लेवल पर जिहादियों का प्रयोग किया था, जो जिहादियों को वो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जमात-उद दावा, इन सब संगठनों से जोड़कर भारत में भेजता था। अब उसको ये समझ आ गई है कि क्योंकि मैं डायरेक्टली आज की डेट में एक जिहादी नहीं भेज सकता, तो इस केस में जिहादी का मेरे लिए रिप्लेसमेंट क्या है? तो जिहादी का रिप्लेसमेंट है पाकिस्तान के लिए एक सस्ता ड्रोन, क्योंकि यहाँ पर 10,000 से 15,000 डॉलर तक का एक जो ड्रोन है, लगभग उतना ही खर्चा होता था 6 से 7 फेजेस में एक जिहादी को फुल्ली ट्रेन करने के लिए। अगर वही खर्चे पे मेरे को एक ड्रोन मिल रहा है जिसमें किसी जिहादी की जान भी नहीं जा रही और उसको भारत भेजने का जोखिम भी मुझे नहीं उठाना पड़ रहा, तो मैं इस ड्रोन का प्रयोग क्यों ना करूं? तो पाकिस्तान इस मोटिवेशन से पहली बात तो तुर्की से ड्रोन सीख कर रहा है। अब दूसरी बात कि तुर्की को क्या मोटिवेशन है। तुर्की का मोटिवेशन यहाँ पर बड़ा सिंपल है। तुर्की एक चीज़ ये समझता है कि देखिए, अगर मुझे मान लीजिए पाकिस्तान का समर्थन उसको ड्रोन्स के तहत करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि मैं ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, तुर्की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का मेंबर है। नाटो का मेंबर होने के बाद भी तुर्की के जो सराउंडिंग एरियाज हैं, जिसमें इराक एक है, जिसमें सीरिया दूसरा है, इराक और सीरिया दो ऐसी टेरिटरीज हैं जहां पर तुर्की ने ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करके इन स्थानों पर प्रयोग किया है। अब तुर्की ने क्योंकि ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करके इन स्थानों पर प्रयोग किया है, क्योंकि दोनों वोलेटाइल टेरिटरीज थी और हैं भी आज की डेट में, तो यहाँ पर तुर्की ने इन ड्रोन्स के बेसिस पे बहुत सारा डेटा गैदर करके, ड्रोन्स का टेस्टिंग करके अपने ड्रोन्स को परफेक्ट किया है। आज तुर्की के अंदर एक कंपनी है बायरक्तर। ये जो बायरक्तर कंपनी है, ये तुर्की के अंदर इस प्रकार की कंपनी है जो तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ समर्थन करके पहली बात तो प्राइवेटली ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर कर दिए। अब ये जो ड्रोन्स मैन्युफैक्चर हुए, इनको इराक और सीरिया में टेस्ट किया। इराक सीरिया में टेस्ट करने के बाद जो है, इन ड्रोन्स को अब हम बेचे भी तो बेचे कहाँ? अब तुर्की क्योंकि नाटो का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है कि कोई यूरोपियन कंट्री तो तुर्की से कुछ खरीदेगी नहीं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज तो अमेरिका से खरीदेंगी। तुर्की क्योंकि नाटो का मेंबर है, अमेरिका कतई ही नहीं चाहेगा कि भाई अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं उनके बिकने के बजाय जो है तुर्की के ड्रोन्स बिकें। आप नाटो के अंदर का कॉन्ट्राडिक्शन ही इस चीज़ से समझिए कि नाटो अमेरिका ने बनाया ही इस कारण से था कि हमारे लिए एक परमानेंट 30-40 कंट्रीज़ की एक मार्केट मिल जाए जिनको हम जीवन भर जो है सामान सस्ते लेवल पर बेचते रहें, ताकि उनमें कोई वेपन मैन्युफैक्चरिंग का काम ही ना करे। खैर, हम उस विषय पे जा ही नहीं रहे कि नाटो का यहाँ पर क्या कॉन्ट्राडिक्शन और क्या फ्यूचर है, पर क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर होने के बावजूद नाटो के किसी मेंबर को यहाँ पर अपना आर्म्स एमुनिशन और ड्रोन नहीं बेच पा रहा है, तो तुर्की को पहली बात मार्केट चाहिए, और यहाँ पर उसको मार्केट टेस्टिंग करने के बाद इराक और सीरिया में, पाकिस्तान में मिल रही है। तो अगर तुर्की को मार्केट पाकिस्तान में मिल रही है, तो तुर्की क्या करेगा? पाकिस्तान को इस मोमेंट पर ड्रोन प्रोवाइड करेगा। अब ये ड्रोन प्रोवाइड करने से तुर्की को दूसरा एडवांटेज यहाँ पर क्या मिलेगा? तुर्की को ये समझ आ रहा है कि भाई पाकिस्तान यदि ड्रोन्स प्रयोग करेगी तो वो ड्रोन्स किसके खिलाफ प्रयोग करेगी? भारत के खिलाफ करेगी। अगर तुर्की को ये पता है कि पाकिस्तान ड्रोन्स भारत के खिलाफ प्रयोग करेगी, तो भारत के खिलाफ प्रयोग करने से इन ड्रोन्स का जो डेटा है, जो एनालिटिक्स है, जो पिछले साल भी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के ड्रोन्स का प्रयोग भारत के ऊपर किया, वो सारा डेटा अब उसको साउथ एशिया की मार्केट से भी मिल रहा है। तो तुर्की के पर्पस के लिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि उसको इराक और सीरिया का डेटा तो मिल ही रहा था, अब उसको पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर ड्रोन प्रयोग करने से भारत और साउथ एशिया का भी डेटा मिला। तो तुर्की क्या कर रहा है इस मोमेंट पर? वो अपने आर्म्स एमुनिशन को इस अग्रेसिव लेवल पर रिफाइन कर रहा है कि कल को उसको और अपॉर्चुनिटी मिल जाए दूसरे देशों में अपने वेपन्स को बेचने की। तो यहाँ पर जो परिस्थिति हो रही है वो ये है कि अगर मान लीजिए तुर्की इस मोमेंट पर समर्थन पाकिस्तान का करता है, जो वो कर रहा है मिलिट्रीली, चाइना जो इस मोमेंट पर पाकिस्तान का मिलिट्रीली समर्थन कर रहा है, इससे एक चीज़ तय है कि भारत जो इस मोमेंट पर हमेशा चर्चा करता था 2.5 फ्रंट वॉर की, जिसमें एक फ्रंट चाइना है, एक फ्रंट पाकिस्तान है, आधा फ्रंट जो भारत के अंदर के बैठे हुए एनिमीज हैं वो, अब यहाँ पर तुर्की का आ जाना ये एक मल्टी वेक्टर स्ट्रेस है। मल्टी वेक्टर स्ट्रेस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा वेक्टर है, यानी कि ये एक ऐसा थ्रेट है तुर्की कि जिसको टैकल करने के लिए भारत को एडिशनल रिसोर्स खर्चना पड़ेगा। तो तुर्की का यहाँ पर साउथ एशिया में आना, तुर्की का पाकिस्तान के साथ समर्थन करना, तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन भारत के खिलाफ करना, ये भारत के ऊपर एक एडिशनल स्ट्रेस पॉइंट डालता है, वो भी उस मोमेंट पर जब भारत ऑलरेडी 2.5 फ्रंट से जूझ रहा है।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो पिछले 60 घंटे में गतिविधि हुई, जिस गतिविधि के तहत तुर्की ने, चाइना ने मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान को इस प्रकार का एमुनिशन और आर्म्स प्रोवाइड किए, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर भारत को अपने ही सिक्योरिटी को अब स्ट्रेंथन और यहाँ पर इंश्योर करने के लिए कि कोई आंच ना आए, उसके लिए और रिसोर्सेज को खर्चना पड़ेगा। तो ये एक टिपिकल रिसोर्स डाइवर्जनरी टैक्टिक है, जिस टैक्टिक के तहत भारत अब एडिशनल रिसोर्स अगर यहाँ पर इस मल्टी वेक्टर स्ट्रेस को टैकल करने के लिए खर्चेगा, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उतने ही रिसोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डाइवर्ट होंगे। तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो वेस्टर्न शक्तियाँ हों, चाहे वो नॉन वेस्टर्न शक्तियाँ लाइक तुर्की हो, इस मोमेंट पर भारत अपने रिसोर्सेज को वेस्टफुली मल्टी वेक्टर स्ट्रेस में खर्चता जाए, ये सभी का उद्देश्य है, ताकि भारत के अंदर की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इवेंचुअली और कमज़ोर होती रहे। तो ये अगर आप पैटर्न और जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे तो आप देखेंगे कि ये गेम्स यहाँ पर क्यों होते रहते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ की अब क्लैरिटी हो गई होगी कि तुर्की आफ्टर ऑल पाकिस्तान के साथ इतना क्लोज क्यों है और आगे क्लोज क्यों रहने वाला है। धन्यवाद।